नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बालू का खेल, दरअसल बालू का खेल नहीं, बालू का काला खेल। ये बालू से तेल निकाल रहे हैं बालू माफिया और आम लोगों के पसीने छुड़ा रहा है बालू। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन परेशान हैं कि अबुआ आवास के लाभुकों तक कैसे कम से कम दर में निर्माण सामग्री पहुंचाई जाए, कैसे कम से कम दर में आसानी से उन तक निर्माण सामग्री पहुंचे ताकि सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो सके, जनता का कल्याण हो सके, जनता को लाभ मिल सके। लेकिन अधिकारियों का खेल देखिए कि कोरम पूरा कर कर शांति से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। कैसे पूरे खेल को रचा जाता है आपको दिखाएंगे, खोलेंगे एक एक परत, अपने अतिथियों के साथ मिलकर विभिन्न राजनीतिक दलों की राय से भी आपको अवगत कराएंगे कि किस तरह से बालू का काला खेल खेला जा रहा है और वो कौन सफेद पोश हैं जो पर्दे के पीछे से इस खेल को संरक्षण देते हैं। वो कौन से विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं जिनके क्षेत्र में नदियां बहती हैं और उनको पता नहीं कि नदियों का मांस नोचा जा रहा है। साहब, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं तो इतनी पकड़ तो अपने इलाके में आपको रखना चाहिए कि आपको जानकारी हो कि पुलिस के नाक के नीचे से गाड़ियां कैसे निकलती हैं। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर दिखाएंगे आपको बालू का काला खेल। झारखंड में बालू की कीमत इन दिनों फिर तूफान पर है। यहां तक कि सरकारी परियोजनाओं जैसे फ्लाईओवर आदि के निर्माण में भी दिक्कतें आने लगी हैं। इन दिनों बालू 55 से 60 हजार रुपए प्रति हाईवा बिक रहा है। राज्य भर में बालू माफियाओं ने बालू का स्टॉक रखा है। JSMDC ने हालांकि पोर्टल बनाकर झारखंड के 8 जिलों में से एक सिस्टम बनाया है। JSMDC के इंचार्ज और खान निदेशक शशि रंजन के मुताबिक खूंटी, सिमडेगा, गुमला समेत 8 जिलों में करीब 25 लाख टन बालू का स्टॉक है, जिसे JSMDC के पोर्टल से किफायती दामों में हासिल किया जा सकता है। किसी को बालू की आवश्यकता है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टॉक यार्ड हैं और इवन JSMDC के भी स्टॉक यार्ड विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में हैं। अभी करीब 21 स्टॉक यार्ड हैं जिसमें 15 में अभी बालू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर JSMDC के माध्यम से अगर बालू लेना है तो वो ऑनलाइन प्रोसेस करके ऑनलाइन वो बालू की बुकिंग कर सकते हैं। बालू की किल्लत से वैसे ही आम जनता परेशान है। बिल्डर संगठन कई बार सरकार से गुहार लगा चुका है, मगर आज तक बालू की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। नतीजे के तौर पर इतनी भी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जो संबंधित निर्माण है वह सब ठप पड़ी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और ठेकेदारी रोजगार सृजन का बड़ा साधन है, जिससे सीधे सीधे रोजगार प्रभावित हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ा ये एम्प्लॉयर है झारखंड में। कृषि प्रधान स्टेट तो है नहीं हमारा, तो कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े रूप से हम लोगों को रोज़गार देते हैं। आप देखिए रांची में अभी आप चल जाइए लालपुर चौक में, जहाँ मेला लगा रहता था डेली वर्कर्स का, अभी खाली रहता है। लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है। शिकायत यह मिल रही है कि बालू माफिया ही खुद JSMDC के स्टॉक से बुकिंग कर बालू उठा रहे हैं। धनबाद में एक ही मोबाइल नंबर से बालू की बुकिंग हो रही है। सरकारी दर पर बालू उठाकर बाजार में फरोख्त करने की शिकायत मिली है। यह शिकायत हमने खान निर्देशक के सामने भी रखी। उन्होंने कहा कि जिलों में DMO को हिदायत दी गई है कि वह ऐसी शिकायतों का समाधान करे और बालू उपलब्धता को सुनिश्चित करे। तो जैसे JSMDC के जितने भी बालू घाट हम लोग का जो रेट है वो फिक्स है, उसमें सारा कुछ ऑनलाइन है। आपको बालू जितनी मात्रा में आप बुक करेंगे उसका पेमेंट करना है और वहाँ से बालू का उठाव करना है। और बाकी जो प्राइवेट जो जहाँ स्टॉक यार्ड हैं वो उनका जो मूल्य है वो जो मार्केट प्राइस या बाज़ार मूल्य के अनुरूप वो रखते हैं, तो वहाँ से भी बालू जो दर रहता है, उचित दर रहता है, उस पर ले सकते हैं। NGT की रोक के बावजूद बालू का अवैध खनन भी जारी है और माफिया कालाबाजारी कर चांदी काट रहे हैं। निर्माण सेक्टर इसका खामियाजा भुगत रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, मामला भी आप खूब समझते हैं कि आखिर ये बालू पर रोक है या बालू की लूट है, क्योंकि जो बालू आप तक पहुंच रहा है वो 50 से 60 हजार रुपए हाईवा हो गया, जिसकी कीमत मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए हाईवा होनी चाहिए। लेकिन 50 से 60 हजार रुपए हाईवा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें साहब लोगों का कमीशन है। साहबों के कमीशन का मतलब खाकी से खादी तक सब पर कालिख जा रही है। कहां तक पहुंचेगी ये बता पाना अभी मुश्किल है। रुक करते अपने अतिथियों का हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका।
कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हैं। ऋषिकेश जी, स्वागत है आपका। ऋषिकेश जी, सरकार आपकी है, एनजीटी की रोक लगी हुई है 10 जून से, और लगातार खबरें चल रही हैं, मीडिया सुर्खियों में ले रहा है कि बालू की लूट हो रही है। एनजीटी की रोक के बावजूद नदियों को नोचा जा रहा है, पानी कम हो जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, स्थिति भयावह हो जाएगी। क्या आपके सरकार के नुमाइंदे, क्षेत्र के विधायक जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं होती, या विपक्ष के भी, भाजपा के भी, आजसू के भी जो विधायक हैं, क्या उनको जानकारी नहीं होती कि उनके क्षेत्र की नदियों का नोचा जा रहा है, नदियों को उनसे बालू निकाला जा रहा है सीना चीर के? अभिषेक जी, एक रूल है एनजीटी के तहत कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक खनन नहीं होती है नदियों में बालू की। लेकिन आपने जो रिपोर्ट दिखाया, काफ़ी गंभीर बात है कि अभी भी खनन जारी है और सरकार इसके लिए काफ़ी गंभीर है। अगर इस तरह की बात कहीं हो रही है तो सरकार काफ़ी गंभीर है, सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। लेकिन जहाँ तक बालू खनन का बात है तो इसमें देखिए जन सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई ऑफिसर मिल जाते हैं माफिया लोग से, तो उस समय जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार तो गंभीर है ही, ताकि इस पर रोक लगाया जा सके। और आपको बता दूं कि बालू की इस तरह का देरी क्यों हो रहा है। जब पोल्यूशन बोर्ड से सीटीओ और सीटीई में देरी हो रही है, उस कारण से बालू में परेशानी आई, क्योंकि सीटीओ और सीटीई देने में लगभग 90 दिन का मैक्सिमम समय होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पोल्यूशन बोर्ड उससे ज़्यादा समय ले लिया है, जिस कारण से जो डीएमओ थे, माइनिंग डेवलपर्स जो भी थे, वो उनको अलॉट हो गया घाट, लेकिन घाट पर वो खनन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको सीटीई और सीटीओ नहीं मिला। कंसर्न ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होता है और कंसर्न ऑफ ऑपरेट होता है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 महीना का समय होता है और उसके बाद ऑपरेट की प्रक्रिया जारी होती है, तो उनको नहीं मिला। उसके बाद एनजीटी अपना जो रूल है उसके हिसाब से 15 जून से खनन पर रोक लगा दी। लेकिन आपको बता दूं कि स्टॉक यार्ड में अभी भी बालू है। प्राइवेट स्टॉक यार्ड भी होता है और सरकारी स्टॉक यार्ड भी होता है। जैसे जो जेएसएमडीसी के अंदर में लगभग 19 से 20 स्टॉक यार्ड है, जिसमें ऑनलाइन भी बालू लिया जा सकता है, और प्राइवेट स्टॉक यार्ड भी है, उसके पास बजाबते चालान भी है। तो बालू का किल्लत है, लेकिन इतना भी किल्लत नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। मामला गंभीर है अवैध खनन का। अगर अभी भी अवैध खनन हो रहा है तो उस एरिया के थाना प्रभारी, सीओ सरकार के तरफ से कठोर कार्रवाई करें, न कि उसमें शामिल होने का काम करें, क्योंकि यह सरकार गंभीर है, जनता के लिए गंभीर है। और कोई भी पदाधिकारी संलिप्त पाए जाएंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो जिला के पदाधिकारी हों, ब्लॉक के पदाधिकारी हों। लेकिन बता दूं कि बालू अभी भी राज्य में स्टॉक यार्ड में है, प्राइवेट स्टॉक यार्ड में भी है और जेएसएमडीसी का जो स्टॉक यार्ड है उसमें भी, और पर्याप्त मात्रा में ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। उसका ही खरीदा जा सकता है और उसका रेट भी ऑनलाइन सारा चीज दिया हुआ है। लेकिन जब खनन का बात आता है अभिषेक जी, तो जिस तरह से अवैध खनन का बात आता है तो काफी गंभीर मामला है, क्योंकि अवैध खनन एनजीटी के रूल के तहत से आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनजीटी को भी ध्यान देना होगा कि मानसून लेट है, आप पहले ही से बालू खनन पर रोक लगा दिए, और बिना बालू का कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, चाहे रोड हो, ओवर ब्रिज हो, आवास हो, चाहे प्राइवेट आवास हो। तो एनजीटी को भी थोड़ा सा नरमी बरतने की जरूरत है। सर सुन लें, बालू खनन कैसे करेगा? एनजीटी के रोक से क्या फर्क पड़ता है झारखंड को? 444 घाट है झारखंड में, जिनमें 216 घाटों का आप लोगों ने टेंडर कर दिया है। लेकिन स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट अथॉरिटी, जिसको सिया बोलते हैं, सिया ने क्लियरेंस नहीं दिया अभी तक। एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है, ईसी देती है, सिया जारी करती है। सिया ने क्लियरेंस नहीं दिया, जिसके चलते एनजीटी के रोक लगने से पहले 9 अप्रैल 2024 को सिया का गठन कर दिया गया था। आपकी सरकार ने किया था, लेकिन बावजूद उसके, सिया के गठन के बावजूद सिया ने ईसी नहीं दिया और अब एनजीटी की रोक लग गई। 216 घाटों का, कहीं ना कहीं 216 घाटों का टेंडर तक किया गया, लेकिन उसके बावजूद सिया के ईसी के चलते टेंडर नहीं हो सके, बालू उठाव पर रोक लगी रही। तो एनजीटी की रोक से झारखंड को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, झारखंड पहले से फंसा हुआ है। जहां तक आपने बात कही, अभी तो प्रतुल जी से भी जवाब लूंगा आपका। मैं इस पर कुछ बताना चाहता हूं अभिषेक जी, कि देखिए घाट 3 तरह के होते हैं। कैटेगरी 1 जो 5 एकड़ तक होता है, 444 घाट है आपके पास, सब मिला के। कैटेगरी 1 का घाट बहुत सारा अलॉट हो चुका,
मैंने आपको बोला कि सिटी और सीटीई पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो देता है सर, सुन ले मेरी उस कारण से जरूर विलंब हुआ नहीं, है। मेरी बात लेकिन सुन ले। सरकार पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का नहीं है सर, मेरी पॉल्यूशन बात डिपार्टमेंट से सिटी आप और इसको- सीटीई क्लियरेंस आप होता इसको है। ध्यान से आप समझ लें। इन्वायरमेंट क्लियरेंस का बात कर रहे हैं वो अलग है। बालू लेकिन घाटों CTO और का- सीटीई दोनों पोल्यूशन डिपार्टमेंट देती है, भारत पोल्यूशन बोर्ड सरकार- देती है। मेरी अभिषेक, बात समझ ले, पॉल्यूशन भारत- कंट्रोल बोर्ड की मैं आ रहा सहमति हूं, जरूरी होती है, जी। ऐड विज्ञापन पे भी जाना है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया ऋषिकेश, और बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर ये आदेश हो गया कि आपको सिया का गठन करना है। आपकी सरकार ने 9 अप्रैल 2024 को सिया का गठन भी कर दिया। आपने टेंडर भी किया। मैं तो कह रहा हूं 444 टोटल घाट है, 1 2 3 जितनी कैटेगरी में ले लीजिए 444 घाट हैं, उनमें से 216 घाटों का आपने टेंडर भी किया, लेकिन बालू उठाव पर रोक लगा रहा क्योंकि सिया ने आपको इकोनॉमिक्स क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया। देखिए, और दो- इसी दो- अगर रुक जाए मैं बता रहा हूं सरकारी, मैं अब पहले दो ब्रेक ले लेता हूं। कमजोरी को मैं बताना चाह रहा मैं था, आता हूं, जिस ब्रेक कारण ले से लेता हो हूं, रहा है। ब्रेक ले लेता हूं। काफी लंबी बातें हो गई मेरी आपकी, ब्रेक ले लेता हूं। प्रतुल जी से भी सवाल पूछना है। प्रतुल जी से मुझे समझना है दरअसल भाजपा कैसे देखती है इसको। जीएसएमडीसी कहता है कि ऑनलाइन बालू मुझसे खरीद लीजिए, 7.5 रुपए का दर रखता है, 7.5 रुपए प्रति सीएफटी, जो 2022 में भी था, वही 2023 में था, वही 2024 में था। लेकिन मुझे जरा भाजपा से यह समझना है कि जिनको अबुआ आवास मिलता है, जिनके पास घर बनाने के लिए 4 लाख 5 लाख रुपए नहीं है, वो आखिर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर गाड़ी लेकर जीएसएमडीसी के स्टॉक यार्ड पे जाके बालू हाथ से भरेंगे गाड़ी में और वहां से घर लेकर आएंगे कि बोड़े में लेके आएंगे। पहले समझूंगा भाजपा से इस बात। रुक करते हैं प्रतुल शाहदेव का, भाजपा से प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है अबुआ आवास योजना, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लाभुकों को चयनित करने की प्रक्रिया भी उन्होंने स्पष्ट कही है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उचित लाभुकों का चुनाव हो, उन तक निर्माण सामग्री कम से कम दर पर पहुंचे ताकि वो घर बना सकें अपना। एक छोटा सा घर हर किसी का सपना होता है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अबुआ आवास की जरूरत आखिर किसको पड़ेगी। जो बिल्कुल ही निचले समाज के निचले स्तर से आता है, वैसे ही व्यक्ति अबुआ आवास के लिए लाभुक के रूप में चुने जाते हैं, जिनके पास अपना मकान तक नहीं है, शिक्षा और बाकी चीजें तो दूर की बात है। जीएसएमडीसी उन्हें अबुआ आवास बनाने के लिए बालू दे रहा है, 7 रुपए 50 पैसे की दर पे बालू उपलब्ध है, 7 रुपए 50 पैसे प्रति सीएफटी। लेकिन वो अबुआ आवास का लाभुक, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल में जाकर उसको अपना रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करके भुगतान करना होगा, फिर बिल लेकर गाड़ी लेकर हाईवा में खुद बैठकर आएगा। जीएसएमडीसी में फिर बताया जाएगा कि फलाना स्टॉक में जाइए, वहां बालू खुद से भरेगा अपनी गाड़ी में, हाईवा में, टेम्पो में, टोटो में, या जिसमें भी। अब तो टोटो में जब नीट के प्रश्न पत्र आ जाते हैं तो टोटो में बालू भी लेकर जा सकता है, और वहां से बालू लेकर फिर जाएगा। ये गाड़ी का पैसा फिर बेचारा ट्रांसपोर्टेशन का कैसे देगा, और जीएसएमडीसी का जो ये तामझाम है, इसको एक अबुआ आवास का लाभुक कैसे पूरा करेगा। प्रतुल जी, देखिए अभिषेक, इस बात में आने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस सरकार का बालू से पुराना रिश्ता रहा है और बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। आपको याद होगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने पहले कार्यकाल में थे, तो उस समय जो 5th शेड्यूल के एरियाज़ में बालूघाट की बंदोबस्ती का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया था, वो ग्राम सभा से छीनकर मुंबई के व्यापारियों को कर दिया गया। आपको याद होगा 2014 के काल में बहुत कड़ा विरोध हुआ इसका। लोग बलुआ, फरसा, तीर धनुष लेकर निकल गए जब ये मुंबई के व्यापारी बालू घाटों पर कब्जा करने आए। कई तस्वीरें आई, कई चैनलों ने दिखाया कि बंदूकधारी बालू घाटों की निगरानी कर रहे। ये सब मुंबई के व्यवसायियों को तत्कालीन सरकार, जो आदिवासी मूलवासी की सरकार कहती थी, उसने सेटल कर दिया। अब मैं लौटता हूं आज के सब्जेक्ट पे। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को करेक्ट कर दूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो रोक होता है वो 15 जून से नहीं, वो 10 जून से लागू हो जाता है, 10 जून से 15 अक्टूबर तक। और देखिए, ये सितंबर 29, 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक देशव्यापी ऑर्डर देकर इस ऑर्डर को कहा था कि मानसून में, और उसके बिल्कुल बालू का खनन नहीं होना चाहिए। उसके कई कारण गिनाए थे कि बालू का उठाव आप कर लेंगे तो मिट्टी से फिर कटाव होता है, नदी का बहाव कंट्रोल नहीं होता, फ्लडिंग हो सकती है, पानी का डेप्थ कम होगा, और जो वहाँ पे मछलियाँ रहती हैं उनके लिए अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं होता है, और मानसून में उन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी थी। देखिए, उसी के आलोक में हेमंत सोरेन जी जब पहले बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जून 10 से अक्टूबर 15 तक सरकारी आदेश निकाल कर वो बैन कर दिया और कहा कि सब डीसीज को कि आपको इंश्योर करना होगा कि एनजीटी के आदेश का अनुपालन होगा। देखिए, ये हेमंत सोरेन जी का आदेश है कि सारे डीसीज को अनुपालन करने का आदेश दिया गया, यानी सीधे तौर पर प्रशासनिक महकमे को एनजीटी के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया गया।
देखिए, और ये अक्टूबर 2020 का ऑर्डर था, उसके बाद ये लगातार बालू का जो खेल है उसके बाद भी चल रहा है। अब आपको आते हैं बताते हैं कि अब एनजीटी ने एक और जो टेक्निकल चीज़ें थी अपना इसमें जोड़ दिया। जून 17, 2023 के फैसले में एनजीटी ने कहा कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कंसेंट मैंडेटरी है रिवर सैंड माइनिंग में, यानी बिना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहमति के आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और केस बताता हूं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, ये भी बहुत फेमस केस है। देखिए, ये केस है, आपको बताऊं मैं कि एक अखबार में, यहाँ का लीडिंग अखबार में एक निकला था ये न्यूज़, उस न्यूज़ के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लार्ज स्केल इलीगल एक्सट्रैक्शन स्वर्णरेखा नदी सिद्धगोड़ा इस सिंहभूम, उस पर संज्ञान लिया था 26/2/2024 को, और उन्होंने उस अखबार की जो कटिंग थी 24/12/2023 उसको लगाया था और कहा कि स्वर्णरेखा नदी में भारी पैमाने पर इलीगल माइनिंग हो रही है। ये इस सरकार के कार्यकाल में एनजीटी का ऑफिशियल जो था वो टिप्पणी था, और उन्होंने कहा कि एक्सट्रैक्शन जो है वो बारीडीह डिस्ट्रिक्ट स्कूल में रात में होता है, जहां सैकड़ों ट्रक लाइन लगाकर लेते हैं, और इसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है, और इलीगली एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रैक्टर से और ट्रक से, और डीप वाटर ऑफ द रिवर यूजिंग बोट, यानी नदियों से। आपने भी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी कि नदियों में बोट की लगातार लाइनें लगी रहती है, वहां से निकाल कर लाते हैं और उसके बाद उसको ये बेचते हैं। एक और मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आपको दिखाता हूं ऑर्डर 26/9/2023 का, उसमें इन्होंने साफ कहा था कि डिस्पाइट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैन इलीगल सैंड माइनिंग इज गोइंग ऑन इन झारखंड, और इन्होंने फिर एक अखबार की कटिंग को कोट किया था जो 8/9/2023 को छपा था, और इसमें इन्होंने कहा, उस समय देखिए जो अखबार की कटिंग को कोट किया एनजीटी ने, मैं एनजीटी के ऑर्डर से आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि एज पर द रिपोर्ट 796 सैंड माइनिंग स्पॉट ऑन रिवर बेड, ये मैं लीगल की बात नहीं कर रहा, ये लीगल इलीगल मिलाकर 796 स्पॉट है रिवर बेड पे, जहां माइनिंग सिर्फ परमिटेड है 27 स्पॉट पे, उस समय का जो 2023 का गाइडलाइन था, लेकिन इलीगल माइनिंग इज गोइंग ऑन इन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस। तो इन्होंने कहा था कि इसमें सबको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाते हुए कहा था कि अब आप इस पर रोक लगाएं और इस पर लगातार लगाम लगाएं, लेकिन देखिए परिणाम ढाक के 3 पात है। मैं तो आपको साधुवाद करूंगा, आपने इस रोक के ठीक पहले एक और रिपोर्ट दिखाई थी अभिषेक, आपको याद है कि किस तरीके से कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स ने डंप कर लिया है सैंड को, यानी इलीगल होर्डिंग हो रही है, यानी ये बालू को बेचने के लिए बालू का पहाड़ की तस्वीरें आपने अपने चैनल में दिखाई थी, मैं भी बैठा था, मुझे लगता आप ही एंकर थे उस समय, कि ये आखिर बालू होर्डिंग कौन कर रहा है ये, और जैसे ही आपके पास कोई माल ना बहुत बड़े क्वांटिटी में आ जाता है तो आप मार्केट को कंट्रोल करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कितने लोग जेएसएमडीसी के पास जाते हैं, और जेएसएमडीसी पर तो आपने एक और रियलिटी चेक करा दिया कि धनबाद के एक नंबर से वो कौन सा है, कौन सा गिरोह करता है, और बार बार धनबाद ही प्रश्न में क्यों आता साहब? इलीगल कोयले का खनन होता है तो संजीव कुमार एसएसपी के कार्यकाल को लोग कभी भूल नहीं सकते, जिस समय इन्होंने बीसीसीएल के प्रोडक्शन को पीछे छोड़ दिया था। अब सैंड माइनिंग में भी तस्वीरें आती हैं वहां की। आपको याद है इरफान अंसारी ने एक तस्वीर को ट्वीट किया था कि किस तरीके से बालू घाट लगातार रोक लगने के बाद भी वो बोट से लेकर लोग लगातार भाग रहे हैं। तो ये तो सरकार में चोली दामन का रिश्ता लगता है बालू तस्करों से इनका। आखिर कैसे बिना किसी थानेदार के नॉलेज के कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो सकती? एनजीटी ने जब राज्य सरकार को आदेश दिया, राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का रिटर्न आदेश है कि जो डीसीज है वो इंप्लीमेंट करेंगे, फिर ये रोक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? जाहिर तौर पर इस हमाम में सब नंगे हैं, और मुझे लगता है कि ये बड़ा एक रैकेट है, आपने एक्सपोज किया। अब देखिए जैसे एनजीटी की रोक लगी है तो ये दिखावे के लिए कुछ जगहों पर छापेमारी होगी, 2-4 हाईवा पकड़ाएंगे, लेकिन रात में बड़े पैमाने पर खनन चली है, जो आपने भी रियलिटी चेक दिखाया। और सबसे बड़ा बात, जिन्होंने होर्डिंग किया हुआ साहब, अब वो क्या करेंगे? अपने रेट पर बेचेंगे। अबू आवास सरकार की फ्लैगशिप योजना है, 2023-24 का पहला इंस्टॉलमेंट इस बार दिलाया, 2024-25 में जो इनका टारगेट है उसका एक भी अबू आवास का अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया, उसकी प्रक्रिया चालू है। अब 50-60 हज़ार हाईवा जब रेट हो जाएगा तो अबू आवास जो लेने के लिए जो अभी आंखें निहार रहा है उसका क्या होगा साहब? उसके तो सपने टूट जाएंगे।
तो ये जो बालू की किल्लत हो रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो आदेश है, ये देश की तमाम परिस्थितियों को देखकर होता है। झारखंड में हो सकता है मानसून 10 दिन लेट आया हो, लेकिन केरला के तट पर, महाराष्ट्र में बहुत पहले आ जाता है। और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कटिंग अक्रॉस द कंट्री ऑर्डर है। हमें लगता है राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। नदियों की मौत नहीं होनी चाहिए, नदियों की हत्या हो रही है इन बालू माफियाओं के द्वारा, और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। आपके न्यूज में आपने जिन जिन घाटों को दिखाया, वहां के अफसरों को शो कॉज करना चाहिए, लेकिन साहब कुछ नहीं होता। परिणाम ढाक के 3 पात, मैंने बताया ना, पहला हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल था, उसी में आरोप लगा था कि मुंबई के व्यापारियों को बालूघाट नीलाम कर दिया गया ग्राम सभाओं से छीनकर। तो ये क्या आखिर झारखंड में चल रहा है साहब? बालू के नाम पर नंगा नाच भ्रष्टाचार का, आखिर ये कब तक चलता रहेगा अभिषेक? इसमें रोक लगाने की आवश्यकता जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे, मीडिया की सुर्खियों में रहता है कि कभी खनन विभाग ने छापामारी करके कई सीएफटी बालू रिकवर किया है। कभी आप सुनते हैं कि सड़क पर हाईवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये पुलिस और खनन विभाग के बीच का जो फुटबॉल है, ये आप और हम हैं, और ये बालू है। दरअसल चढ़ावा चढ़ाए बिना अगर गाड़ी निकल गई तो पुलिस पकड़ेगी या खनन विभाग आपको पकड़ेगा। अगर खनन विभाग मैनेज है तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस मैनेज है तो खनन विभाग निकलेगा कि आखिर आप कहां निकाल कर बालू डंप करते हैं। और अगर दोनों मैनेज हैं तब आप इत्मीनान से चला सकते हैं। तो जब दोनों विभागों को मैनेज करना होगा तो निश्चित तौर पर 15,000 का बालू बढ़ के 60,000 तो पहुंचेगा साहब, क्योंकि बिना 60,000 पहुंचे हुए वो जो व्यवसायी है, जो कारोबारी है या जो माफिया है, वो भला बालू कैसे निकाल पाएगा। अब बात करें राजनीतिज्ञों की, तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। आज जब इस विषय को हम लोगों ने चुना डिबेट के लिए, तो हमने सभी दलों से संपर्क किया। हमने कांग्रेस से संपर्क किया, हमने भाजपा से संपर्क किया, हमने झामुमो से भी संपर्क किया, हमने आजसू से भी संपर्क किया, और हमने चैंबर ऑफ कॉमर्स से भी संपर्क किया। लेकिन इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि केवल कांग्रेस और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं हमारे पास। जेएमएम और आजसू ने शायद इस विषय को उस लायक नहीं समझा कि जेएमएम और आजसू हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो सके। उनके पास वक्त की कमी रही होगी, और चैंबर के पास भी वक्त नहीं था, व्यवसाय के पास भी वक्त नहीं था। कुछ लोगों ने कहा आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए वक्त बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा शो अपने समय पर शुरू हो गया। जो आएंगे उनको बीच में हम जरूर उनकी जगह देंगे, बिठाएंगे उनको। लेकिन यह सच्चाई है कि आखिर सच से कब तक भागते रहेंगे। यह समझना होगा दर्शकों को, यह समझना होगा जनता को कि बालू के इस काले खेल में लुटेरे कौन कौन है, किन किन इलाकों से झारखंड के, अगर राजधानी को कोई केवल देख लीजिए, किन किन इलाकों से नदियां बहती हैं, उस क्षेत्र का विधायक कौन है। जिले के एसपी से भी पूछना चाहिए कि आखिर कैसे बालू नदी से निकाले जा रहे हैं एनजीटी की रोक के बावजूद। रुक करते अपने अतिथियों का, चलते हैं कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, निजी स्टॉकिस्ट के पास आपने ब्रेक पर जाने से पहले मेरे सरकारी स्टॉक यार्ड और प्राइवेट स्टॉक यार्ड की बात कही थी। आपको मैं बता दूं, निजी स्टॉकिस्ट के पास करीब 3 करोड़ सीएफटी बालू है और जेएसएमडीसी के पास 30 लाख सीएफटी बालू है। यह बालू का बंटवारा है। 30 लाख सीएफटी बालू में जेएसएमडीसी, ये मैं 8 जिलों का बता रहा हूं आपको कि 8 जिलों में 25 लाख सीएफटी है, बाकी के जिलों में मिला जुला कर जो भी होगा। जिस तरीके से जेएसएमडीसी ने जो पद्धति बना दी है कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, ऑनलाइन पोर्टल झारखंड में किस स्थिति से चलता है, होना भी चाहिए, ऑनलाइन पारदर्शिता होती है। लेकिन जो सूचनाएं छनकर सामने आ रही हैं कि इसका उपयोग आम लोगों से ज्यादा बालू माफिया कर रहे हैं, क्योंकि जिसको अपने घर बनाने के लिए थोड़ा बहुत काम के लिए 2 ट्रक 3 ट्रक 1 हाईवा 2 हाईवा बालू चाहिए होता है, वो पोर्टल में जाने से अच्छा है कि दलाल को कुछ पैसे दे देता है। और माफिया जो हैं वो लोग सरकारी रेट पर 7.5 रुपए की रेट पे अपनी गाड़ी से, हाईवा से, डंपर से लोड करवा के अपने स्टॉक यार्ड में डंप करवाते हैं। ऋषिकेश, देखिए, जो प्राइवेट स्टॉक यार्ड है अभिषेक, तो उससे आपको वहाँ चालान बजाते, चालान उनको मिला है, वो चालान से बालू देते हैं। उनके लिए ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, दोनों सुविधा है उनके पास, प्राइवेट स्टॉक यार्ड के पास। जेएसएमडीसी का जो आप बता रहे हैं उसमें ऑनलाइन सारी सुविधा है, लेकिन प्राइवेट स्टॉक यार्ड के पास चालान दिया हुआ है, चालान दे करके आप बालू ले सकते हैं। उन्हीं का रेट है 60,000 रुपये हाईवा सर। नहीं, देखिए, वो अवैध बालू का हो सकता है आपके अनुसार, प्राइवेट स्टॉक यार्ड का रेट चालान जब निश्चित है, उसका रेट फिक्स है, तो कैसे देगा ज्यादा से? चालान पे रेट नहीं रहता है सर, चालान तो केवल बालू का सीएफटी का रहता है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य हो सकता है, लेकिन कब, जब अवैध माइनिंग से आप डायरेक्ट उठा रहे हैं तब। प्राइवेट स्टॉक यार्ड के पास जो चालान है उससे ज्यादा नहीं ले सकता है, जब आप चालान लेंगे तब।
और आपको बता दें कि अभी भाजपा प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि बहुत माफिया लोग स्टॉक यार्ड अपना प्राइवेट डंप कर लिया है। अरे सोना नहीं ना है कि घर का अलमारी में रख दीजिएगा, बालू है, बालू कैसे आप बड़ा स्टॉक यार्ड बिना कागज और बिना चालान का रख सकते हैं। तो इस तरह के अनारगल आरोप नहीं लगाना चाहिए। अभिषेक, इसमें गंभीर बात देखिए क्या है, जेएसएमडीसी जब घाट अलॉट करती है उसके बाद पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो सिटी और सिटी देती है तो उसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पर वो काम नहीं करते हैं। इसमें सरकार गंभीर है और जो 90 दिन मैक्सिमम टाइमिंग दिया गया है कि सिटी और सिटी का क्लियरेंस देने के लिए, उसको सरकार 30 दिनों के अंदर अब करने जा रही है। और दूसरा चीज कि चालान जेएसएमडीसी से 12 घंटा का करता है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, जिस कारण से भी अवैध का एक रास्ता खुलता है। क्योंकि जब 7 बजे ट्रक जाएगा तो सुबह तक उसको इंतजार करना पड़ता है, तो वो चाहता है कि अपना इधर उधर जुगाड़ भिड़ा करके और किसी तरह से लेकर निकल जाए, रात भर उसको इंतजार ना करना पड़े। लेकिन सरकार 24 घंटे चालान काटने का प्रावधान लाने जा रही है और सरकार इस पर देखेगा कि लगातार हर विषय पर गंभीर है और काम कर रही है। और बालू का जो समस्या है उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन अगर अवैध खनन हो रहा है तो उस एरिया के जो भी पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिना अधिकारी के आप अवैध खनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से अवैध हो रहा है ये भी सही नहीं है, क्योंकि स्टॉक यार्ड में बहुत अच्छा बालू की मात्रा में संग्रहण है और जेएसएमडीसी के पास भी है, तो जो काम है सरकारी वो रुक नहीं रहा है। हाँ, परेशानी जरूर आ रही है, इस परेशानी को सरकार जल्द से जल्द गंभीरतापूर्वक सुलझाने का काम करेगी। परेशानी को सुलझाने का काम करेंगे। रुक करते हैं प्रतुल शाहदेव साहब का। साहब, आप लोग विपक्ष में हैं, आपको भी पता है कि बालू की लूट हो रही है, लेकिन आपके भी कोई नेता बालू को लेकर कभी उग्र होते नहीं दिखाई देते। कहीं कोई रैली, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, सच के लिए कोई आवाज नहीं उठता। बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं क्या? देखिए अभिषेक, अभी 15 दिन हो गए रोक लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी बालू का खनन जारी है। और बालू के खनन की तस्वीरें जो अखबार में छपती हैं, अगर वो गलत तस्वीर है तो राज्य सरकार मुकदमा क्यों नहीं करती? अगर न्यूज़ 11 ने रियलिटी रिपोर्ट दिखाया कि बालू का खनन अभी भी हो रहा है तो वो पूर्णतः इलीगल है, वो चाहे लीगल घाट से ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि एनजीटी का बैन लगा हुआ है। और एनजीटी के बैन लगे 15 दिन हो गए और आपने जो रियलिटी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बालू के पहाड़ों को दिखाया था, आपने प्रश्न भी किया था कि साहब ये कौन लोग हैं जिन्होंने स्टॉक कर रखा है बिना राज्य सरकार की अनुमति के, मांगने पर भी ये कोई कागज और दस्तावेज नहीं देते। और देखिए अभिषेक, ये तो आदर्श व्यवस्था है ना कि जितने का चालान उतने का। सारा ये ओपन सीक्रेट है कि 60,000 रुपए, आपने ही खुद बोला जब इस प्रोग्राम का एंकर खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 60,000 रुपए 50,000 रुपए में हाईवा में ये इलीगल तरीके से बिक रहा, राज्य सरकार क्यों नहीं रोक लगा पा रही? और राज्य सरकार के पास अगर कोई रोक लगाने का मैकेनिज्म नहीं है तो वो जो बालू के डंप किए हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं उनका भौतिक सत्यापन क्यों नहीं करती? कितना उनको परमिसेबल लिमिट था, उनको क्या चालान, उनको ऑनलाइन चालान देने का या ऑफलाइन चालान देने का क्या अधिकार है, क्या चीज में बिक रहा, ये राज्य सरकार का माइनिंग डिपार्टमेंट क्यों नहीं चेक करता? देखिए कोई भी जो इस तरीके का अवैध माइनिंग का काम होता है वो बिना डीएमओ के इन्वॉल्वमेंट के, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर के नहीं हो सकता। वो सीधे तौर पर उसका कंट्रोल होता है। साहब, तो क्या डीएमओ को पता नहीं? किसको पता नहीं कि कांची नदी में क्या हो रहा? किसको पता नहीं कि इस स्वर्णरेखा नदी में एनजीटी ने कर दिया? बल्कि मैं तो आपको एनजीटी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट दिखा रहा हूं आंध्र प्रदेश के केस में, लेकिन जिसका झारखंड पे भी रिपरकशन होगा। एनजीटी ने कहा कि इलीगल सैंड माइनिंग जो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया और कहा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो 18 करोड़ का पेनाल्टी लगाई है इन्वायरमेंट क्लियरेंस में, ये सही है, इसको चैलेंज किया गया था। और 110 इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को चैलेंज करते हुए जो ऑर्डर था उसको एनजीटी ने कहा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को कि आप ज्वाइंट कमिटी कीजिए और असेस कीजिए कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो दिया जाना चाहिए वो माइनिंग कैरिड आउट बाय प्रोजेक्ट, वो जो प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं वो दे रही है कि नहीं। तो इसके बाद कृष्णा और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ये काफी सारे वायलेशंस आई है, पूर्ववर्ती सरकार की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद इस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई लगातार जारी है। तो झारखंड में भी ऐसे ही है। देखिए इन्वायरमेंटल जो असेसमेंट होता है, क्लियरेंस दिया जाता है, वो इस आधार पर दिया जाता है कि जो डैमेजेस करेंगे आप सैंड माइनिंग के, उसका आप किस तरीके से भरपाई कर रहे हैं। यहां इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज में भी बड़ा घोटाला घपला है। ये एनजीटी के ऑर्डर में साफ है कि आपने क्या कंपनसेशन दिया और आपने किस तरह के ऑर्डर दिए, तो वो यहां झारखंड में बिल्कुल अस्पष्ट है। क्योंकि किसी ने भी बालू की माइनिंग की हो
वो घाट लीगल हो, इलीगल की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि इलीगल में मैंने आपको वो रियलिटी रिपोर्ट दिखा दी, 700 कितने घाटों का था वो वर्णन था कि इतने घाट ऑपरेट करते हैं, उसमें से 25-27 के पास सरकारी परमिशन था 2023 में। आज उनकी क्या संख्या है ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये बालू का खेल तो किसी के पास नहीं है ना सर, बालू मैं तो का आपको बता रहा खेल हूं। बदस्तूर जारी। और अभिषेक, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, मैं बताता हूं, मैं दामोदर क्षेत्र से आता हूं, मैं जो दामोदर नदी का ओरिजिन है देवनाथ, उस समय वहां के ग्रामीणों ने बहुत प्रतिरोध किया जिस समय एसआर का प्लांट बन रहा था और जिस समय वहां अभिजीत का प्लांट बन रहा था, उसमें यही रिवर से उठा के बालू जाया जाता था बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। जब ग्रामीणों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद ये जाकर रुका। तो ये आखिर सरकार क्या कर रही है, ग्रामीणों को क्यों अपने हक के लिए आना पड़ता? एक बार बलुआ उठाकर, धनुष उठाकर वो आ गए, जब मुंबई के व्यापारी आकर ग्रामीण बालू घाट पे वो उनका कब्जा कर रहे थे, तो मुंबई के व्यापारियों को ये दे देते हैं, ये सारे माफिया तत्वों को दे देते हैं इलीगल माइनिंग। लेकिन जो 5th शेड्यूल का एरिया गवर्न होता है, झारखंड 5th शेड्यूल एरिया से कानून से गवर्न होता है, ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें और काफी सारे शेड्यूल ब्लॉक्स हैं, तो इसमें ग्राम सभा को विशेष अधिकार है। साहब, आपको एक बाजार लगाना है, बाजार में दुकान भी खोलना है, तो आपको जो ग्राम सभा है उससे परमिशन लेना होता है। बालू घाट की बंदोबस्ती भी ग्राम सभा के परमिशन के बिना नहीं हो सकता। आप देखेंगे भी हाल में क्या हुआ था, अबुआ आवास को लेकर भी इसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ था मांडर के विधायक के बीच में और वहां के मुखियाओं के बीच में कि भाई हमारी अनुशंसा चलेगी, उन्होंने कहा हमारी अनुशंसा चलेगी। इसी तरीके का मुखियाओं का एक और मैटर आया था, वो बेड़ो इलाके से आया था, जब उन्होंने कहा था कि साहब ग्राम सभाओं का अधिकार है, ग्राम सभा के प्रधान ने कहा इसको हम सेटल करेंगे, आप सरकार कैसे सेटल कर रही है, ये मामले को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। तो हमारा कहना है कि ग्राम सभा को सशक्त करना चाहिए। ग्राम सभा को 5th शेड्यूल एरियाज में बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन साहब अगर आप ठेकेदारों को दे देंगे तो वो नदियों का दोहन करेंगे ही, वो नदियों का दोहन कोई करेंगे, मतलब नहीं निश्चित अभिषेक, तौर पर। क्योंकि उनको तो सिर्फ लेना और जाना है, बल्कि ग्राम सभा को देंगे तो ग्राम सभा सुनिश्चित करती है। केवल लेना और जाना नहीं है, समस्या यह है कि केवल बालू की कालाबाजारी से जल की समस्या, पानी की समस्या हो जा बिल्कुल, रही है। वाटर लेवल नीचे हो जाता पानी है, का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, कई तरीके की समस्या है, नदी में कटाव हो रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, तुरंत ब्रेक के बाद लौटता हूं तो ऋषिकेश के पास चलता हूं, ईटीओ और सीटीई पर भी उनसे समझता हूं कि क्या कुछ कहा था खनन निदेशक ने। क्या राज्य में सीएम चंपाई सोरेन के बोलने के बाद भी विभागों में सक्रियता नहीं आ सकती? कब जागिएगा साहब, अब जाग जाइए, वक्त आ गया है। तो रुक करते हैं अपने अतिथियों का, पहले चलते हैं कांग्रेस के पास। ऋषिकेश, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष आज बना दिया गया है, INDIA की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। हालांकि यह फैसला पहले ही ले लिया गया था, लेकिन यह निर्णय लेने में राहुल गांधी ने काफी देर लगाया। ऋषिकेश, क्यों? नहीं, कोई देर नहीं हुआ है अभिषेक जी, भी पार्लियामेंट का दूसरा दिन था, शपथ ग्रहण चल रहा है और आज निर्णय आ गया कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होंगे और एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के लिए, एक एक विधायक के लिए, एक एक सांसद के लिए यही मांग था कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। राहुल गांधी जी आप देखे होंगे पिछले 10 वर्षों में, जब से वो अपोजिशन में आए ही पार्टी, तो सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम किया, देश के हर मुद्दा पर उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ आज देश की आवाज़ बन गई। आप देखे हो कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले मणिपुर से मुंबई तक, और देश के जनता से जुड़ने का काम किए और देश की भावना के अनुरूप आज उन्होंने निर्णय लिया और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता खुश हैं, एक एक नेता खुश हैं और सब मिलकर के उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो देश की आवाज़ थी, जो कांग्रेस पार्टी की आवाज़ थी, आज उसको सुनने का काम किया और नेता प्रतिपक्ष बने। आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी जी आने वाले समय में सदन में देश के हर एक मुद्दा पर बोलते दिखेंगे। आप देखा होगा आपने कि देश के हर मुद्दा पर अभी भी बोल रहे हैं, नीट हो, चाहे नीट का स्कैम आ गया हो, मणिपुर हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या हो, हर मुद्दा पर राहुल गांधी जी मुख्य रूप से बोलते हैं। और आप आगे भी देखेंगे कि सदन में एक मजबूत विपक्ष है और मजबूत विपक्ष की आवाज़ राहुल गांधी जी बनेंगे और देश की जो समस्या है, देश का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको उठाने का काम करेंगे। और सदन को भी एक मजबूत प्रतिपक्ष का नेता मिला जो सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे, लेकिन सरकार को भी उसके तानाशाही को रोकने का काम करेंगे। जिस तरह का तानाशाही पिछले 10 वर्षों में देखा गया है, तो इस बार विपक्ष मजबूत है। उस तानाशाही सरकार को एक उसको जगह दिखाया जाएगा कि आप जनता के मुद्दा से भाग नहीं पाएंगे। इस बार की विपक्ष जनता के मुद्दा पर ही सरकार को घेर करके रखेगी और हर मुद्दा उठाया जाएगा जो देश के लिए जरूरत होगा। और सरकार के लिए इस बार मजबूत विपक्ष जो है एक बहुत जरूरी थी, जो हुई है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपको दिखेगा कि देश का आवाज
इस बार संसद में गूंजेगा। बिल्कुल ऋषिकेश, देश की आवाज संसद में गूंजेगी निश्चित तौर पर। यह बड़ी बात कही है आपने। प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, ये गंभीर बात हो गई। 3 टर्म से भाजपा की सरकार है, पिछला 2 टर्म तो बिना विपक्ष के बड़े इत्मीनान से आप लोगों ने निकाल दिया, लेकिन इस बार आपको विपक्ष भी मजबूत मिला है और कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के नेता भी मजबूत मिले हैं, हमलावर हैं और बोलने का मादा रखते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से उन्होंने, उनकी उपलब्धि सामने है आंखों के, कि जितनी तेजी से INDIA गठबंधन ने सीटों में वृद्धि की है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। प्रतुल जी, देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं। हम कांग्रेस या इंडी गठबंधन के कल्चर में नहीं है कि प्रधानमंत्री शपथ लेने जाएं तो कुछ उस समय नारेबाजी करें। हम अच्छे मन से, बड़े हृदय से राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देते हैं। 3 लगभग मुझे लगता है 10 वर्षों के बाद प्रतिपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को मिला। पिछले 2 सत्रों में इन्हें मिल भी नहीं पाया था, लेकिन देखिए केंद्र सरकार ने कितना बड़ा हृदय दिखाया था और जितने बड़े अपॉइंटमेंट्स होते थे जिसमें जो प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका होती थी, उसमें संशोधन करके उसमें जो सबसे बड़ा दल था उसके नेता को जोड़ा था। तो यानी कांग्रेस के नेता को तो पिछली बार भी हम लोगों ने प्रतिपक्ष का नेता नहीं होने के बाद भी मौका दिया था। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो हमें लगा था शायद कांग्रेस अपने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बाहर निकलेगी, गांधी परिवार से बाहर निकलेगी, लेकिन फिर से वो उसी परिवार में भीतर में वो पूरा म्यूजिकल चेयर चल रहा है। अध्यक्ष कोई भी बने, सत्ता की कमान गांधी परिवार में ही रहती है। इस बार तो साफ तौर पर प्रतिपक्ष के नेता भी राहुल गांधी चुने गए। आज पहला दिन है, इसलिए कुछ नहीं, हमें उम्मीद है कि वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दिखाएंगे और जो अपने भी शासित राज्य हैं वहाँ पे भी व्यवस्था को सुधारेंगे। अभी PGT टीचर्स का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें बोकारो के एक सेंटर से 500 विद्यार्थी क्वालिफाई किए थे। वो श्रेया एग्जामिनेशन सेंटर था और जो टॉप 20 में थे उसमें भी 10 लोग वहीं से थे। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए। इसको लेकर बहुत उबाल है ये मैटर में। 500 सेंटर से जब 500 विद्यार्थी एक ही सेंटर से क्वालिफाई करें तो प्रश्न तो उठेगा ही। तो राहुल गांधी से हमें अपेक्षा है कि जो अपने भी शासित राज्य हैं वहाँ भी जरा एक बार भ्रष्टाचार का आईना देख लें। वहाँ भी जो जिहाद चल रहा है, वहाँ भी जो एक तरीके से बहुसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है, वो सिर्फ ईसाई मिशनरी की आवाज़ बनकर ना रह जाए। हमारा इनसे वही आग्रह है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी आर्च बिशप के साथ वो बैठे हुए दिखे थे। उसके बाद उनकी यात्रा में एक और व्यक्ति दिखा था जो शक्ति का अपमान कर रहा था, कह रहा था कि जो जीसस क्राइस्ट है वो शक्ति से ऊपर है। तो राहुल गांधी से अपील है कि इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठे और एक प्रतिपक्ष के नेता का जो एक अच्छा रोल होता है उसको वो निभाए और जो परिवार की बंदिशें हैं उससे भी वो ऊपर उठे। और जो काफी बड़ा उनके ऊपर एक दारोमदार है इस बार, तो हमें उम्मीद है कि वो उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस कांग्रेस फिर भी परिवार से बाहर नहीं निकल पाई। ऋषिकेश, कुछ देखिए, बोलना चाह रहे थे? परिवार का आरोप कौन लगा रहा है? जिनके कैबिनेट में देखेंगे कि 15 से 20 मंत्री परिवार से आते हैं, चिराग पासवान हो, नायडू जी का लड़का हो, वो लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो सुविधा के अनुसार परिवारवाद की बात नहीं करनी चाहिए। और भाजपा क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलती है, हमको समझ में नहीं आता है। अभी इटली गए थे तो पोप से मिले थे प्रधानमंत्री जी, तो आप एक तरफ पोप से मिलते हैं, दूसरे तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो इस तरह का आप मत करिए। और परिवारवाद तब ठीक हो जाता है जब इनके पार्टी में रहते हैं बांसुरी स्वराज हो, 20 सेकंड बांसुरी स्वराज हो, मनीष जायसवाल हो, ये लोग परिवारवाद में आते नहीं है। लेकिन कांग्रेस से आप देखें कि राहुल गांधी जी सड़क से सदन तक लड़ाई की और भारतीय जनता पार्टी को 303 से 240 में पहुंचा दिए। लेकिन बालू से मुद्दा हटा, जान रहे हैं कि देश से और हमारे दलों के नेता कितने, प्रवक्ता कितने मुखर, तो आप लोग बालू पर भी बोले हैं। भाजपा और कांग्रेस पर भी हम लोग बोले हैं। बालू और भाजपा, माफ कीजिएगा, भाजपा और कांग्रेस ने बालू के मुद्दे पर भी जमकर बोला, जमकर निशाना साधा। 2 और दल है, जेएमएम और आजसू की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आए। क्या कारण है वही बताएं। 10 सेकंड दे दिए जाए ऋषिकेश जी उनको भी बोलने के लिए। अभी तो मेरा बात ही पूरा नहीं। अरे अब खत्म हो, आप दोनों की बात में तिरछा हो गया सर। मुझे बोलने दे। इस पे आज नेता प्रतिपक्ष बने हैं। आज बहुत देर से खबर आई कि नेता प्रतिपक्ष बने हैं, नहीं तो आज का मुद्दा तो हमारे डिबेट का यही होता। लेकिन लोगों से जुड़ा, जनहित से जुड़ा एक मुद्दा बालू का जरूर था, जिसपे डिस्कशन होना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए पार्टियों के प्रवक्ताओं से, राजनीतिक दलों से कि साहब अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को भी थोड़ा सक्रिय कीजिए। कांग्रेस ने कहा कि जन सहयोग की भी जरूरत है, तो जन सहयोग के लिए ही जनप्रतिनिधि होते हैं साहब। जनप्रतिनिधियों को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए, विधायकों को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था और बालू कोयले की लूट पर भी नजर रखिए सर। बालू और कोयले की लूट
बिना आपके आगे बोलना उचित नहीं होगा। संरक्षण बोलूं या नजरों के नीचे बोलूं, यह कहना उचित नहीं होगा, लेकिन नजरें बनाए रखिए, नजर इनायत अपने क्षेत्र की जनता पर भी रखिए। तो धन्यवाद देता हूं अपने अतिथियों को। टॉपिक बड़ा अच्छा आया, लेकिन काफी देर से आया, इसीलिए बातें अधूरी रह गई। कल का रखते हैं इसके लिए दिन, कल की शाम इस पर चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा से प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ थे। धन्यवाद ऋषिकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से। ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। दोनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।